बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक। मैं FCU उच्च माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगी, जिला बालाघाट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी की 5th यूनिट। और 5th यूनिट में है इकोलॉजी। और इस इकोलॉजी वाले पोर्शन से हमने आज लिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी क्या है, यह कितने प्रकार की होती है तथा इसका क्या महत्व होता है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जो कि स्लाइड वाइज होगा। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो ज़रा गौर से देखिएगा, और गौर से देने के बाद आने वाली स्लाइड में इसका क्या जवाब देना है वो आपको तय करना पड़ेगा। तो ज़रा गौर से इस चित्र को देखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने इस चित्र को गौर से देख लिया होगा। अब आपसे सवाल होंगे। आपने अपने आसपास क्या देखा? कितने पादप देखा? कितने जंतु देखा? कितने सूक्ष्म जीव देखा? याद हैं आपको? या आप अपने आसपास कितने पादपों को देखा होगा? या आपने अपने आसपास कितने जंतुओं को देखा होगा? कितने सूक्ष्म जीवों को देखा होगा? शायद इसका उत्तर होगा पता नहीं, मैंने गिना नहीं कभी, या पता नहीं, गिन नहीं सकते। हजारों लाखों में संख्या होगी। अलग अलग प्रकार के जीव होंगे, कुछ तो छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। भाई, इनमें ये जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, ये क्या कहलाती है? यही डाइवर्सिटी तो जैव विविधता कहलाती है। चलिए एक और स्लाइड देखें। लुक वंस अगेन। आपने देखा होगा कि कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स आदि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। वहीं पर यूकेलिप्टस या बरगद का वृक्ष काफ़ी विशाल है। इवन यूकेलिप्टस की बात करें तो लगभग 114 मीटर लंबा भी होता है। बरगद के वृक्ष की बात करें तो विशाल होने के साथ साथ इसकी आयु भी काफ़ी लंबी होती है, और ये अपने अपस्थानिक जड़ों की सहायता से अपने आकार को काफ़ी बढ़ा लेता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो ब्लू व्हेल है वो लगभग 35 मीटर लंबी तथा 199 टन वजन की होती है। इवन आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सूक्ष्म जीव का चित्र बना हुआ है, वहीं तितली बनी हुई है, बिल्ली बनी हुई है, और हाथी बना होने के साथ साथ एक पेड़ बना हुआ है। ये सब आकार और प्रकार में अलग अलग है। भाई, इनमें जो वेरिएशन पाई जाती है, इसी वेरिएशन को, इसी विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। अगर आपको और भी डाउट है तो इसको थोड़ा सा समझ ले कि पूरे के पूरे विश्व में हरे पौधे तथा कवकों की लगभग 3 लाख जातियां पाई जाती है। वहीं पर कीट प्रजातियों की संख्या लगभग 8 लाख से ज़्यादा है। उभयचर जंतु जो जल और थल दोनों में निवास करते हैं, लगभग 23,000 इसकी प्रजातियां हैं। सरीसृप की प्रजातियों की बात करें तो लगभग 6,300 प्रजातियां इस पूरे विश्व में मौजूद हैं। वहीं पर पक्षियों की 8,700 प्रजातियां मौजूद हैं। स्तनी जंतुओं की बात करें 4,100 से भी ज़्यादा स्तनी जंतु इस विश्व में विद्यमान हैं। और सूक्ष्म जीवों की अगर हम बात करें तो 2,000 से ज़्यादा प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं, जो इस विश्व में जैव विविधता को दर्शाती है। अगर हम भारत की बात करें, भारत के हिसाब से भी थोड़ा सा देख लें तो भारत विश्व में जैव विविधता में 10वें तथा एशिया में 4थे स्थान पर रखा जाने वाला देश है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सन 2000 के डाटा के अनुसार भारत में लगभग 47,000 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व की 10% आबादी को बताती है। वहीं पर भारत में लगभग 81,000 प्राणियों की, जंतुओं की जातियां पाई जाती है, जो विश्व का लगभग 65%
कवर करती है। वहीं पर अगर थोड़ा सा और आंकड़े की तरफ जाएं तो हम ये देखते हैं कि आवृतबीजी पौधे की लगभग 15,000 से ज़्यादा जातियां भारत में पाई जाती है। स्तनी जंतुओं के 370, पक्षियों की 1230, सर्प प्रजातियां 220, छिपकली प्रजातियां 150, कछुआ प्रजाति 30, मगर और घड़ियाल प्रजातियां 30, उभयचर प्रजातियों की बात करें तो 200, मछली प्रजातियों की बात करें तो 2500 तथा अकशेरुकी की प्रजातियों की बात करें तो ये हजारों की संख्या में पाई जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व और भारत में कितनी अधिक पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों में विविधता पाई जाती है। इसी विविधता को हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडायवर्सिटी क्या है भाई? इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी जीवों जैसे पादप, जंतु या सूक्ष्म जीव में पाई जाने वाली विविधता है। बायोडायवर्सिटी जीवों, पादप, जंतु या सूक्ष्म जीव में पाई जाने वाली विविधता है। या इसको और अधिक व्यवस्थित परिभाषित करना चाहें तो जैव विविधता जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता, विषमता तथा पारिस्थितिक जटिलता होती है। सिंपल सी बात है कि हम जो भी पादप, जंतु या सूक्ष्म जीव देखते हैं उनमें जो भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, उसी विविधता को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: जाति जैव विविधता, जीनी जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती भाई? जाति जैव विविधता, जीनी जैव विविधता तथा पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता। चलिए अब हम इनको इंडिविजुअली समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जाति जैव विविधता क्या है। अगर आपने एक पर्टिकुलर एरिया देखा हो, एक पर्टिकुलर क्षेत्र देखा हो, तो आप वहां देखते हैं कि एक से अधिक जातियां निवास करती हैं, ठीक है ना? तो जातियों के बीच में जो वेरिएशन पाया जाता है उसी वेरिएशन को हम जाति जैव विविधता या स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम देखें तो किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित जातियों की संख्या एवं प्रचुरता को उस क्षेत्र की जाति विविधता कहते हैं। किसी क्षेत्र में उपस्थित जातियों की संख्या एवं प्रचुरता को उस क्षेत्र की जाति विविधता कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का मापन उस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। या इसको और अधिक सरल भाषा में कहें तो जातियों में पाए जाने वाली विविधता ही जाति जैव विविधता कहलाती है। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा जातीय जैव विविधता क्या है। चलिए अब हम देखते हैं जीनी जैव विविधता। एक जाति विशेष के अंदर संगठन के स्तरों पर पाई जाने वाली जैव विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। या कह सकते हैं कि एक जाति के सदस्यों में पाए जाने वाली आनुवांशिक विविधता ही जीनी जैव विविधता कहलाती है। अब डायग्राम पर अगर आप ध्यान दें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तोते की बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इन पैरेट्स की वैरायटी में ये भाई हो सकता है एक ही जाति के सदस्य हों या अलग अलग जाति के सदस्य हों। अगर मान के चलिए ये एक ही जाति के सदस्य हैं तो किन्हीं दो सदस्यों के बीच में जो आनुवांशिक संगठन है वो भिन्न भिन्न होगा। तो यही इनमें जो अंतर पाया जा रहा है, इसी अंतर को हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या जीनी जैव विविधता कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखिए, इकोसिस्टम का मतलब है प्रकृति के किसी एक अंश या भाग में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक अंशों का योग, यह इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जल की तालाब के पानी की एक बूंद को हम उठा लें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। जैसे उस जल की एक बूंद में प्रकाश पड़ रहा होगा, उसकी कुछ आर्द्रता होगी, उसमें वायु उपस्थित होगा या अन्य चीज़ जो अजैविक है। वहीं पर उसमें कुछ सूक्ष्म जीव होंगे जो जैविक घटक को निर्मित करते हैं। तो सीधी सी बात है कि
पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की किसी एक या अंश या भाग में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक अंशों का योग होगी। रूप में देखें, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता को ही पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता को ही पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। अर्थात एक पारिस्थितिक तंत्र में जितने प्रजातियां पाई जाती है और उन प्रजातियों के बीच में जो वेरिएशन होता है, उसी वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता कहते हैं। इस विविधता का मापन कठिन होता है क्योंकि इसके विभिन्न पारिस्थितिकीय सीमाएं स्पष्ट नहीं होती हैं। आगे देखिए, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: अल्फा बायोडायवर्सिटी, बीटा बायोडायवर्सिटी और गामा बायोडायवर्सिटी। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फा बायोडायवर्सिटी क्या है, बीटा बायोडायवर्सिटी क्या है और गामा बायोडायवर्सिटी क्या है। आप देख रहे होंगे नीचे जहां पर नंबर 1 लिखा हुआ है, उस चीज पर बात करें। उस स्थान को आप देखें, एक पर्टिकुलर एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। पादप की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो प्रजातियों की विविधता होती है, उसी विविधता को अल्फा विविधता कहा जाता है। ये एक क्षेत्र विशेष में, एक स्थान विशेष में पाए जाने वाली प्रजातियों की विविधता ही अल्फा विविधता कहलाती है। वहीं पर अब दूसरा देखें, दूसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पहाड़ बना हुआ है और पहाड़ पर विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसके साथ ही आप जो पहला वाला जो डायग्राम है उसको देखें। दोनों के वास स्थान में अंतर पाया जाता है। जब दो वास स्थान पर पाए जाने वाले या दो स्थलों के, दो पारिस्थितिक तंत्रों के, या ये कह सकते हैं दो स्थान के या दो स्थानों में पाए जाने वाली जैव विविधता के बीच में जब अंतर किया जाता है, तब इस प्रकार की जो विविधता है वो बीटा विविधता कहलाती है। अर्थात दो प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, दो प्रकार के जो स्थान होते हैं, वहां पर आवास स्थान अलग होगा, क्लाइमेट अलग होगा, तो दोनों में पाए जाने वाले जो जातियां हैं उनके बीच में जो अंतर होगा, जो वेरिएशन होगा, वही वेरिएशन क्या कहलाती है? बीटा वेरिएशन, बीटा बायोडायवर्सिटी कहलाती है। अब तीसरी बात कर ले, गामा बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। तो एक क्षेत्र में अनेक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं। आप पहले डायग्राम को देखिए, दूसरे डायग्राम को देखिए और तीसरे डायग्राम को देखिए। ये अलग अलग इकोसिस्टम को शो करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक एरिया है। तो एक क्षेत्र विशेष में अलग अलग तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं और उन इकोसिस्टम में पाए जाने वाला जो वेरिएशन होता है, उसी वेरिएशन को हम गामा बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आगे देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा और समझ लें, अल्फा विविधता, इसे समुदाय की आंतरिक विविधता भी कहते हैं। यह एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले समुदाय के सदस्यों के बीच पाए जाने वाली विविधता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एरिया है और एक एरिया में विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय उपस्थित हैं, तो उनके बीच में जो वेरिएशन पाया जाता है उसे हम अल्फा बायोडायवर्सिटी या अल्फा वेरिएशन कहते हैं। वहीं पर हम दूसरे तरफ जाएं, बीटा बायोडायवर्सिटी, तो दो समुदायों की तुलनात्मक विविधता होती है। यह विविधता विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है। तीसरा, इसे क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं। यह विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित प्रजातियों की विविधता होती है। सिंपल सी बात है कि भाई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है और पर्टिकुलर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जो हैं इकोसिस्टम पाए जाएंगे और इन इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाएंगे? जीव जंतु पाए जाएंगे, पौधे पाए जाएंगे। तो इनके बीच में जो वेरिएशन होगा, वही वेरिएशन क्या कहलाएगा? गामा बायोडायवर्सिटी कहलाएगा। चले अब हम देखते हैं कि इस बायोडायवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, बायोडायवर्सिटी के इंपॉर्टेंस को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है, बायोडाइवर्सिटी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस रखता है, औषधि महत्व होता है इसका। यह सामाजिक और नैतिक महत्व भी रखता है, सौंदर्य परक एवं सांस्कृतिक महत्व भी इसका होता है, और साथ ही इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी इसका होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जैव विविधता के महत्व पर कि इसका जो महत्व है निम्नलिखित पॉइंट्स के आधार पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आपको मालूम है कि हमें हमारी बहुत सारी जो दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं के माध्यम से होती है। हम अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं वह मोस्टली प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट के रूप में होता है, चाहे आप चावल के रूप में हो, रोटी के रूप में हो, या ये समझ लीजिए कि विभिन्न प्रकार के जो फल हैं वो सारे के सारे फल जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, हमको पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। विभिन्न प्रकार की जो रेसे हैं, विभिन्न प्रकार का कहना चाहिए लाभदायक जो पदार्थ हैं, जैसे अगर मान के चलिए सन की बात करें, रस्सी बनाने के लिए सन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब किस चीज़ को बता रहे हैं? ये बायोडाइवर्सिटी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बताते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे तरफ चले जाएं मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के, भाई बहुत सारे जो औषधि पदार्थ हैं, औषधि जो है वो हमको कहाँ से प्राप्त हो रही? हमारे बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त हो रही। चाहे अब जैसे मान के चलिए पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का प्रतिजैविक है, और ये प्रतिजैविक कहाँ से प्राप्त हुआ? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त हो रहा है, एक प्रकार के फंजाई से प्राप्त हो रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें और दूसरे पादपों से प्राप्त होने वाली दवाइयों की, आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा नीम, तुलसी, ये वही मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट हैं। तो इनका ये हमारे लिए किस रूप में महत्वपूर्ण है? औषधि महत्व के रूप में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट पर थोड़ा सा बात करें, सामाजिक और नैतिक महत्व। सामाजिक और नैतिक महत्व, जैव विविधता का सामाजिक और नैतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि तुलसी की पूजा की जाती है, जो बरगद का वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है, साथ ही पीपल का जो वृक्ष है वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्यों? ये हमारे जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनकी पूर्ति करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की रक्षा करना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की रक्षा करना, ये हमारे सामाजिक दायित्व के अंतर्गत आ जाता है, नैतिक महत्व के अंतर्गत आ जाता है। चलिए एक और चीज की बात कर ले, सौंदर्य परक एवं सांस्कृतिक महत्व। अगर आप देखिए तो मन प्रफुल्लित तब होता है जब हम किसी सुंदर सी वस्तु को देखते हैं। कोई अच्छी फूलों को देखने के बाद हम एक आनंद की अनुभूति करते हैं। तो जब हम थक जाते हैं, या ये समझ लीजिए कि जब हमारा मन बोझिल सा होने लग जाता है, तब ऐसी अवस्था में हम सैर के लिए निकल पड़ते हैं। और जब सैर के लिए निकल पड़ते हैं तो उसके लिए हम या तो नेशनल पार्क जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन जाते हैं, और जब हम वहाँ पर पाए जाने वाली बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, जो इसके सौंदर्य परक महत्व को बताता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो राजस्थान या अन्य दूसरे प्रदेशों में, पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की पूजा की जाती है, जो हमारे सांस्कृतिक महत्व को भी ये दर्शाता है। चलिए अब इस पर अंतिम बात करते हैं पारिस्थितिक महत्व की। अगर आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है, तो आप कहेंगे पीपल, बरगद और नीम। निश्चित तौर पे ये न केवल ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं बल्कि वातावरण की जो दूषित हवा है उसको शुद्ध करने का कार्य करते हैं, जो किसी भी बायोडाइवर्सिटी के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें इस
वीडियो के माध्यम से सीखी होंगी। क्या क्या आपने चीज़ें सीखा है उस पर हम बात कर लें। तो जैव विविधता क्या होती है ये आपने जान लिया। साथ ही आपने ये जाना कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। साथ ही आपके द्वारा यह जान लिया गया होगा कि जैव विविधता का महत्व क्या है और भारत तथा विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती होगी, यह इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।